अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आपने बचपन से सुना होगा कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, यानी जो तमाम जानदार है वो सेल से मिलकर बने होते हैं। लेकिन सेल खुद भी कुछ कंपोनेंट्स या कुछ स्ट्रक्चर या कुछ ऑर्गेनलीज से मिलकर बनता है। जो सेल का स्ट्रक्चर है वो भी कंपोजिशन होगा कुछ कंपोनेंट्स या ऑर्गेनलीज के। तो उन्हीं में से एक स्ट्रक्चर का नाम है सेल मेम्ब्रेन। अब दोस्तों सेल मेम्ब्रेन बेसिकली होता क्या है, ये कहाँ पर होता है एक सेल के अंदर, और ये सेल में कौन से फंक्शन अदा करता है या सेल में कौन से काम करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल से। तो बिना वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। अब दोस्तों सेल मेम्ब्रेन बेसिकली है क्या? सेल मेम्ब्रेन इज अ प्रोटेक्टिव लेयर दैट कवर्स द सेल्स इंटरनल स्ट्रक्चर एंड इट्स ऑर्गेनेलिज फ्रॉम आउटसाइड। अब दोस्तों यहाँ पर क्लियरली और इजीली मैंने लिखा है कि सेल मेम्ब्रेन बेसिकली क्या करता है, जो सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको कवर करता है और जो तमाम ऑर्गेनेलिज है उनको भी कवर करता है। यानी जो सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर है उसे सेल के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से डिफर करता है। ये एक बाउंड्री है सेल के इर्द गिर्द जो कवरिंग करता है, जो बैरियर का काम करता है। अब बेसिकली सेल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेनस है जिसकी वजह से इसे बाई लेयर भी कहा जाता है। दोस्तों जो सेल मेम्ब्रेन है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और उसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। हम सेमी परमेबल और सिलेक्टिवली परमेबल की बात यहाँ पर क्लियरली करेंगे। दोस्तों जो कंपोजिशन है सेल मेम्ब्रेन की, यानी सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से मिलकर बनता है, तो इसमें सम हाउ 60 to 80% प्रोटीन्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, और इसी तरह 40 से 20% जो है इसमें लिपिड पाया जाता है। लिपिड में फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल्स की जो है ये कम्बिनेशन होती है 40 से 20%। और दोस्तों इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी कुछ मिकदार में होती है, यानी 2 to 10% इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की। दोस्तों सेल मेम्ब्रेन को सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है? दोस्तों ये इसकी स्ट्रक्चर की वजह से इसे कहा जाता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही ऐसे बना है कि ये कुछ सब्सटेंसेस को, जो सिलेक्टिव सब्सटेंसेस है उसको अलाउ करता है इनसाइड द सेल और कुछ को अलाउ करता है आउटसाइड द सेल, और जो सेल को ज़रूरत ना हो उन सब्सटेंसेस को ये अलाउ नहीं करता। वो क्यों? वो इसकी स्ट्रक्चर की वजह से। अब दोस्तों जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। दोस्तों जो सेल का स्ट्रक्चर है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बनता है। अब दोस्तों फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में दो रीजन होते हैं। अब दोस्तों जो फॉस्फेट हेड है ये बेसिकली पोलर इन नेचर है, और इसी पोलर इन नेचर की वजह से ये हाइड्रोफिलिक है, यानी वाटर लवर है। क्योंकि ये पोलर है इसलिए ये वाटर लवर है। और जो दूसरा रीजन है वो फैटी एसिड टेल है। अब फैटी एसिड टेल बेसिकली नॉन पोलर होता है और ये हाइड्रोफोबिक होता है, यानी ये वाटर हेटर्स होते हैं, ये वाटर को पसंद नहीं करते। दोस्तों अगर हम बात करें कि सेल मेम्ब्रेन एनिमल्स में कहाँ पर पाया जाता है, तो ये बेसिकली एनिमल सेल के आउटर मोस्ट बाउंड्री है, आउटर मोस्ट बाउंड्री है एनिमल सेल की। लेकिन अगर हम इसकी प्रेजेंस की बात करें तो ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में ये सेल वॉल के बाद पाया जाता है और यूकैरियोट्स में भी एनिमल सेल के बगैर बाकी प्लांट सेल, फंजाई सेल, इन सब में सेल वॉल के बाद ही पाया जाता है। सिर्फ एक एनिमल सेल है जिसमें सेल वॉल नहीं होती और ये आउटरमोस्ट बाउंड्री होती है सेल की, एनिमल सेल की। दोस्तों अब जो सेल मेम्ब्रेन है ये बेसिकली क्या है, फ्लोटिंग इन नेचर है। यानी फ्लोटिंग से मुराद तैरता हुआ, इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो फ्लोट करते हैं, इस वजह से ये फ्लोटिंग इन नेचर है। अब दोस्तों बात करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। दोस्तों वैसे तो सेल मेम्ब्रेन के काफ़ी मॉडल्स आए और उसे एक्सेप्ट भी किया गया, लेकिन वक्त के साथ साथ उनको रिजेक्ट भी किया गया। लेकिन ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऐसा मॉडल है जो आज तक साइंस में चल रहा है सेल मेम्ब्रेन के लिहाज से, और ये बेहतरीन तरीके से जो सेल मेम्ब्रेन है उसके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई और क्लियर करता है। दोस्तों जो
मोज़ेक मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का। ये मोज़ेक स्ट्रक्चर किसकी वजह से बनता है? दोस्तों ये कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो मोज़ेक स्ट्रक्चर बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन की। दोस्तों ये प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में इस तरह अरेंज होते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो मोज़ेक की तरह लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आम ज़िंदगी में बात करें तो जैसे पत्थर की दीवार्स वगैरह होते हैं, यानी जो पत्थर जहाँ पे फिट आ गया वहीं पे हम लगाते हैं और उस दीवार का जो स्ट्रक्चर है वो मोज़ेक की तरह होता है। बिल्कुल यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी उसी तरह ही होता है। अब दोस्तों स्ट्रक्चर की बात करते हैं। बेसिकली जो फ्लूइड मोज़ेक स्ट्रक्चर है, ये कौन से साइंटिस्ट ने प्रेज़ेंट किया था? ये 1972 में एल निकोलसन और जोनाथन सिंगर ने इसे प्रेज़ेंट किया था। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को रिप्रेज़ेंट किया था और आज तक ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल चल रहा है और ये बहुत ईज़िली आइडेंटिफ़ाई करता है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को। अब अगर हम यहाँ पर देखें, हमने बात की थी कि ये लिपिड बाइलेयर है जो सेल मेम्ब्रेन है, तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह ये 2 लेयर से मिलकर बनता है। दोस्तों अब हम यहाँ पे क्लियरली पढ़ेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को और सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को। अब बेसिकली सेल मेम्ब्रेन में काफ़ी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने तो बात की थी फॉस्फेट बाइलेयर की, ये तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। इस तरह दोस्तों जो फैटी एसिड सेल है, इसमें कुछ कोलेस्ट्रॉल एम्बेडेड होते हैं। हर एक मॉलिक्यूल या हर एक कंपोनेंट की अपनी अपनी खसूसियत और फंक्शन होती है, वो हम इजीली पढ़ेंगे। दोस्तों उसके बाद अगर हम देख लें तो इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ सेल मेम्ब्रेन के सतह पर होते हैं, कुछ इनके अंदर एम्बेडेड होते हैं। जो एम्बेडेड प्रोटीन है या जो अंदर फॉस्फेट ग्रुप के अंदर जो प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं उनको कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, और जो प्रोटीन्स सतह पर होते हैं सेल मेम्ब्रेन के उसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब दोस्तों हर एक की अलग-अलग बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कोलेस्ट्रॉल को देखें तो दोस्तों जो कोलेस्ट्रॉल है वो बेसिकली रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन को। अब रिजिडिटी क्यों प्रोवाइड करेगा? जब बहुत माहौल जो है टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा होगा उस वक्त ये जो है सेल मेम्ब्रेन को रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, उसको सख्ती प्रोवाइड करेगा। और ऐसे मराहिल में जब माहौल बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो तो ऐसे सूरत में फिर ये सेल मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल रखता है और उसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इस तरह दोस्तों जो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल के सतह पर, सेल मेम्ब्रेन के सतह पर, तो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये एक रिकॉग्निशन साइट है और ये सिग्नलिंग करते हैं एक सेल से दूसरे सेल के माबेन। ये दोस्तों दो सेल्स में सिग्नलिंग करने के लिए ये जो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस और अहमियत रखते हैं। इस तरह दोस्तों जो प्रोटीन्स होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन, इसी तरह दोस्तों जो मॉलिक्यूल या गैसेस होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये इजीली जो है इन और आउट हो सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के। जैसे कि हम आमतौर पर सांस लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ये बेसिकली इसी प्रोसेस के ज़रिए होता है और ये सेल मेम्ब्रेन से इजीली पास आउट हो सकते हैं और इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है। बेसिकली दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इस तरह थोड़े स्मॉल जो गैसेस जो सेल मेम्ब्रेन से इजीली इन और आउट हो सकते हैं तो उस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है। इस तरह दोस्तों जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है वो क्या करते हैं कि वो एक चैनल प्रोवाइड करता है किस चीज़ को, ग्लूकोज को, H2O वगैरह को और कुछ आइंस वगैरह को, जो बेसिकली इजीली पास आउट नहीं हो सकते सेल मेम्ब्रेन से, उसके लिए चैनल्स प्रोवाइड करता है इंट्रिंसिक प्रोटीन। और इस चैनल के जरिए जो ग्लूकोज या वाटर या आइंस वगैरह है वो सेल के अंदर आते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। दोस्तों ये चैनल प्रोवाइड करते हैं, इसे पैसिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली कहते क्यों है? क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्लूकोज की तादाद ज़्यादा होगी और सेल के अंदर कम होगी, तो जैसे ही ये चैनल ओपन होगा तो जो ज़्यादा ग्लूकोज है वो अपना लेवल बराबर करने के लिए सेल के अंदर आएंगे और इसमें कोई एटीपी वगैरह यूज़ नहीं होगी, क्योंकि ये कंसनट्रेशन ग्लूकोज की बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है, तो ये कंसनट्रेशन को लेवल करने के लिए सेल के अंदर आते हैं। इसे कहते हैं दोस्तों पैसिव ट्रांसपोर्ट। इस तरह कुछ प्रोटीन्स और होते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मदद देते हैं, और वो कैसे दोस्तों, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्लूकोज की तादाद कम है और सेल के अंदर ज़्यादा है, लेकिन फिर भी सेल को मज़ीद ग्लूकोज की ज़रूरत है, तो क्या करेंगे, जो प्रोटीन्स है वो ग्लूकोज को सेल के अंदर लाएंगे एटीपी यूज़ करके, एनर्जी यूज़ करके। इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस प्रोसेस को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है और ये सेल मेम्ब्रेन इसीलिए सेमी परमेबल है क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट में
सिलेक्टिव सिलेक्टिव एटम्स को इनटेक और आउटटेक करता है, या सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है इनसाइड और अलाउ करता है आउटसाइड जाने के लिए। दोस्तों अब यहाँ पे बात करेंगे कि जो ग्लूकोज H2 आयंस हैं वो बिल्कुल सेल से डायरेक्टली पास आउट नहीं हो सकते, इसीलिए इनके लिए चैनल्स बना होते हैं और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए आते हैं। इस तरह दोस्तों जो प्रोटीन्स हैं उसमें हर मॉलिक्यूल के लिए अलहदा अलहदा प्रोटीन मौजूद होगी, जैसे कि अगर वाटर है तो उसके लिए एक्वापोरिन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होगी। इस एक प्रोटीन के जरिए ही वाटर अंदर या बाहर जा सकते हैं, अदरवाइज दूसरा प्रोटीन इसे रिसीव नहीं करेगा। दोस्तों अगर हम फंक्शन की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल है सेल मेम्ब्रेन। तो जो सबसे पहली बात कि ये स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन को। अब स्ट्रेंथ और सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करेगा, क्योंकि साइटोस्केलेटन सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाते हैं, जिसकी मदद से ये स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को। इसी तरह दोस्तों ये प्रोटेक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा मुफीद है या मदद करता है। प्रोटेक्शन कैसे करता है दोस्तों, यानी जो फिजिकल या जो मैकेनिकल स्ट्रेस होता है उससे ये बचाव करता है, उससे ये सेल को प्रोटेक्ट करता है। इस तरह दोस्तों ये एक बैरियर का काम करता है, यानी जो सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, इन दोनों के बीच ये क्या करता है, बैरियर का काम करता है। इसी तरह दोस्तों ये सेल रिकॉग्निशन करता है। अब सेल रिकॉग्निशन कैसे करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बात की थी कि कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, यही वो मॉलिक्यूल्स है जो एक सेल को दूसरे सेल के साथ सिग्नलिंग में मदद देती है और कम्युनिकेशन में ये बहुत ज़्यादा मदद देते हैं, तो इसलिए ये सेल रिकॉग्निशन भी करता है और ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। दोस्तों हमने यहाँ पे बात की थी कुछ सब्सटेंसेस को ये अलाउ करेगा, कुछ को अलाउ नहीं करेगा, तो इसीलिए इसे सिलेक्टिवली परमिएबल भी कहा जाता है। और दोस्तों ये सिलेक्टिव कंपोनेंट्स को अलाउ करेगा और आउटसाइड जो है सेल के इन्वायरमेंट से बाहर निकलेगा, और जो डेंजरस या खतरनाक कंपोनेंट्स है उसे सेल के अंदर अलाउ नहीं करेगा और सेल को एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा। इसमें बहुत ज़्यादा मदद देता है। इस तरह दोस्तों ये इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस करता है। अगर सेल के अंदर से कुछ कंपोनेंट को बाहर निकालना हो तो ये उसमें भी मदद देता है, और अगर सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कुछ इनटेक करना हो तो ये उसमें भी मदद देता है। इस तरह दोस्तों ये सेल ट्रांसपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा मदद देता है। इस तरह दोस्तों ये क्या करता है, जो सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर है या जो सेल के अंदर जो इन्वायरमेंट है उसको एक सेफ माहौल प्रोवाइड करता है, ताकि वो हर एक अपनी जो काम है या अपनी जो ड्यूटी है वो आसानी से कर सके। तो दोस्तों एक क्विक रिव्यू करते हैं आज की वीडियो की। बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है सेल के ऊपर, और इसको जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली परमेबल भी मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। दोस्तों अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो 60 से 80% प्रोटीन, 40 से 20% लिपिड और 2 to 10% ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इस तरह दोस्तों अगर हम इसकी सेमी परमेबिलिटी की बात करें तो ये दो रीजन से मिलकर बनता है। जो पहला रीजन है वो फॉस्फेट हेड है और ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। जो दूसरा रीजन है वो बेसिकली फैटी एसिड टेल है और ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। अगर हम बात करें ये एनिमल्स के सेल की आउटरमोस्ट बाउंड्री है, लेकिन प्लांट्स, फंजाई और बाकी जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें ये दूसरे नंबर पर पाया जाता है। दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो ये फ्लोटिंग इन नेचर है, यानी जो इसके मॉलिक्यूल्स है वो फ्लोट करते हैं। इस तरह दोस्तों ये इनमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि सेल के स्ट्रक्चर को मोज़ेक की तरह शो करता है। दोस्तों अगर हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात करें तो एक ऐसा मॉडल है सेल मेम्ब्रेन की जो कि लेट 1972 में ये रिप्रेजेंट हुआ था, और इसे एल निकलसन और जे सिंगर ने प्रेजेंट किया था। इससे पहले भी सेल मेम्ब्रेन के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स और मॉडल्स रिप्रेजेंट हुए थे, लेकिन उनमें कुछ खराबी की वजह से उनको रिजेक्ट किया गया, और यही मॉडल आज तक चलता आ रहा है। दोस्तों अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें कुछ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। इस तरह इसमें दोस्तों कुछ प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इस तरह दोस्तों इसमें कुछ कोलेस्ट्रॉल मौजूद होते हैं जो कि सेल को रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में मदद देते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें फंक्शन की तो ये स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन करता है, एक बैरियर का काम करता है, ये सेल रिकॉग्निशन में बहुत ज़्यादा मदद देता है। दोस्तों ये जो सेल मेम्ब्रेन है सिलेक्टिवली परमेबल है, और इस तरह ये इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में मदद देता है। इस तरह ये सेल ट्रांसफर में काफ़ी ज़्यादा सेल की मदद करता है। और दोस्तों जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या करता है, एक सॉफ्ट एरिया प्रोवाइड करता है जो सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर या एनवायरनमेंट है उनको, ताकि वो अपनी काम और ड्यूटी आसानी से कर सके। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल है, आप मुझसे पूछ सकते हैं बस एक कमेंट करके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।